Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to the lecture number 16 of Sampling Design and Analysis MTH 494. इससे पिछला सेशन जो हमने किया था वहाँ पर हमने एक्सटेंसिव डिस्कशन की ऑन द सैम्पल साइजेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिनेरियोज. यहाँ पे बेसिकली वी आर वर्किंग इन द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और उसके अंदर we are dealing with different cases. Okay, so without wasting any time I would like to move because हम सबसे पहले एक बड़ा हल्का और शॉर्ट सा रिव्यू लेंगे and then inshallah we will go to the lecture number 16 actually, right? So हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था वो हमने स्टार्ट किया था नेमेंस एलोकेशन से और यहाँ बेसिकली जो आपकी नेमेंस एलोकेशन है वो सिर्फ इसलिए पर्टिकुलरली डिज़ाइन की गई है कि जब आपके पास हर एक स्ट्रैटम से वहाँ पे किसी भी ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो अगर इक्वल हो, राइट? अब इक्वल होने की दो सिचुएशंस हो सकती हैं. या तो आपको एक्सप्लिसिटली ये बात पता हो कि कॉस्ट इक्वल है, या अगर वहाँ पे कॉस्ट है वो अननोन हो तो फिर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट्स आर इक्वल. सो अगर कॉस्ट हमारे पास इक्वल हो जाए तो फिर हमारे पास एक नई इक्वेशन जो कि हमने लास्ट टाइम 2.11 और 2.12 डिज़ाइन की थी, ऑल्दो यहाँ पे वो लिखी हुई नहीं है, ये बेसिकली ब्लैंक स्लाइड्स हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली आप अपने पिछले लेक्चर से वो इजीली फाइंड कर सकते हैं. देन हमने उसकी एक और वेराइटी को देखने की कोशिश की, दैट वाज इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस इन एडिशन टू इनकाउंटरिंग इक्वल कॉस्ट? एक हम इससे पहले फिनोमेना देख चुके थे, अलॉन्ग विद हमने उसकी फिर एग्जांपल्स भी शायद सॉल्व की होंगी. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई थिंक हमने वहाँ पे एग्जांपल सॉल्व की थी. इन एडिशन टू हैविंग इक्वल कॉस्ट, समटाइम हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमें वहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंसेस को इक्वल एज्यूम करना पड़ता है या हमें ये बताया जाता है. तो हमने जिस तरीके से बात की थी कि इन इक्वेशन 2.9 हम वहाँ से कॉस्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसी तरीके से हम इक्वेशन 2.11 से वहाँ पे वेरिएंसेस को या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशंस को कैंसिल कर देते हैं. देन वी मे हैव अ न्यू फार्मूला दैट इज नोन एज अ 2.13 हमारे पास हमने वहाँ पे लिखा था अपने लास्ट क्लास के अंदर. देन हमने ये भी कहा था कि अगर वी आर हैविंग अ प्रोपोर्शन एलोकेशन देन 2.8 फॉर द वैल्यू ऑफ n, तो हमारे पास वहाँ पे एक नई हमने इक्वेशन डिराइव की थी. बट दैट इज अ न्यू सिनेरियो क्योंकि हम इससे पहले उनकी एग्जांपल्स भी सॉल्व कर चुके हैं एंड वी आर हैविंग एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, एनफ प्रैक्टिस एज वेल. द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन सैम्पलिंग इज समटाइम्स फिक्स्ड बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज स्टेटेड. वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो भी रिसर्च करनी है, जो भी प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है जो कि आप अपने इस पूरे सर्वे या मे बी सिर्फ आपके सैम्पलिंग के लिए जो कॉस्ट है वो फिक्स कर दी जाए. Then the experimenter must find a sample size and allocation scheme that minimizes the variance of the estimator for a fixed expenditure. कॉस्ट फिक्स कर दी गई है, अब हमें ऐसा सैंपल साइज लेना है कि जो दो काम करेगा. एक तो वो ये करेगा कि जो आपका वेरिएंस आ रहा है वो उसको मिनिमाइज करेगा, एंड सेकेंडली उसने वहां पे मीट करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को, दैट इज योर एक्सपेंडिचर, बिकॉज योर एक्सपेंडिचर और द कॉस्ट इज फिक्स. लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट. अभी हम जो दो बातें कर रहे हैं कि अगर आपकी कॉस्ट फिक्स हो, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो पूरी के पूरे कह सकते हैं सर्वे रिसर्च का फिक्स हो, देन हमने फिर वो सैंपल साइज फाइंड करना जो एक तो वेरिएंस को भी हम कहते हैं मिनिमाइज करे, एंड सेकेंडली वो अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको भी क्रॉस ना करे. सो हियर कम्स वी आर हैविंग एग्जांपल नंबर 2.11. इन द टेलीविजन व्यूइंग एग्जांपल हमारे पास वही अभी जब ओल्ड एग्जांपल चल रही है. सपोज द कॉस्ट्स आर स्पेसिफाइड इन एग्जांपल 2.7, दैट इज C1 is equal to C2 is equal to 9, यानी कि C1 आपके पहले स्ट्रेटम से और दूसरे स्ट्रेटम से टाउन A टाउन B से जो वहाँ पे किसी ऑब्जर्वेशन को पिक करने की कॉस्ट है दैट इज 9, एंड C3 इज 16 बिकॉज वहाँ पे ये ज्यूम किया जा रहा है कि जो आपका रूरल एरियाज हैं वो बेसिकली थोड़े से फार एरियाज में, मतलब वो यहाँ पे जोग्राफिकली किसी फार एरिया में है, तो वहाँ से किसी यूनिट को पिक करने की जो कॉस्ट है दैट इज 16. Let the stratum variances approximated by
that is sigma 1 is approximately 5. अगर आप इसके वेरिएंस की बात करेंगे that is going to be sigma 1 square. So चूंकि पीछे वहाँ पे sigma 1 square है, तो अगर हम इसको भी modify कर लें, that is sigma 1 square, this is 25 and this is in fact 225 and that is basically 100 and this is square and this is square not cube and this is also square, right? So given that the advertising firm has only $500 to spend on sampling, choose the sample size and the allocation that minimizes variance of y bar as t. Now ये वो बात हम कर रहे थे, अभी हमने पिछली स्लाइड में जो issue raise किया था, that is when we are having a fixed, what is fixed amount of money to be spent on the survey, right? अब हमें वो वाला सैंपल साइज फाइंड करना है जो हमारे पास एक तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट योर कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन $500 एंड at the same time it should minimize the variance. The allocation scheme is still given. Solution पे आ जाते हैं. Come on. Solution for example 2.11, right? The allocation scheme is still given by equation 2.9, right? In example 2.7 we found that हम वहाँ पे already अपनी fractions निकाल चुके हैं. We found that W1 was 0.32 whereas W2 that is equal to 0.39 and W3 was 0.29. Okay. So since total cost or expenditure, since total expenditure must be equal to or less than, हम यहाँ पे इसको equal ले लेते हैं, okay, equal to $500, we have C1N1 plus C2N2 plus C3N3 is equal to 500. So we are having a cost that is 9N1 plus 9N2 plus I think that was 16N3 was equal to $500. यहाँ तक हमें बात बड़ी easily समझ आ रही है. हम इसमें हमने कोई rocket science के अंदर we are not putting. Now we know, यहाँ लिख देते हैं, since Ni is equal to Nwi, right? So we can substitute as follows. We can substitute like this is going to be N9NW1 plus 9NW2 plus 16NW3 and that must be equal to 500. So we can write it like this. We know हमारे पास यहाँ पे weights हमने already decide किए हुए हैं on the basis of example 2.7. So just replacing the values of weights, that is 9N, this is going to be 0.32 plus 9N into 0.39 and plus 16N into 0.29 and that must be equal to 500. So if you completely solve it, you will get 11.03N, that is equal to 500. And now on the basis of this you can find that N is equal to this is going to be 500 by 11.03 and that is 45.33. So we can assume it as 45. So now we know that on the basis of this we know that Ni is equal to N
Wi. So we are having Ni is equal to Nwi. What I'm doing that? Okay. That is N1 is equal to Nw1, that is equal to 45 into 0.32, which is equal to approximately 14. Your N2 is equal to Nw2, that is 45 into 0.39, which is 18, and N3 is equal to Nw3, that is equal to 45 into 0.29, which is equal to 13, right? So far हमने वो sample size find कर लिया जिसकी मदद से we could have that, right? Now what is the conclusion of the summary statement? We can make the following summary statement on the stratified random sampling, right? We can in fact what we are trying to do is that now अब हम थोड़ा सा उस सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं. In general, a stratified random sampling with proportional allocation will produce an estimator with smaller variance than that produced by simple random sampling with same size, obviously. यानी होता क्या है कि हमने अभी तक ये चीज़ प्रूफ हमने होपफुली वो अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी कि आमतौर पे हम यही अज्यूम करते हैं और हमने ये बात प्रूव भी करके देखी है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है जब भी अगर आप उसकी प्रोपोर्शनल एलोकेशन यूज करें तो वो एक आपके पास अच्छा एस्टिमेटर प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद सेम सैंपल साइज इफ देयर इज कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी अमंग द स्ट्रैटम मीन्स, राइट? If sampling costs are nearly equal from stratum to stratum, stratified random sampling with optimal allocation, that is equation 2.8, will yield estimators with the smaller variance than will proportional allocation when there is variability among the stratum variances. Now let's have a look on the population proportion. So far अभी तक हमने बात की थी population mean और population total की और उनकी basis के ऊपर हमने sample size estimate करने की बात भी की थी. तो जिस तरीके से हमने simple random sample के अंदर वहाँ पे बात की थी proportions के ऊपर, let's have a look on the estimation of the population proportion in case of the stratified random sampling. So let's have a look that what is written on the slide. In our numerical example, we have been interested in estimating the average or the total number of hours per week for what that is usually people spend on watching television. In contrast, ऐसा भी हो सकता है, suppose that the advertising firm wants to estimate the proportion, that is a fraction of households that watches a particular show. Well, say show X because अभी हम जो अगली एग्जाम्पल करेंगे वहाँ पे हम show X की बात करेंगे कोई particular show. The population is divided into strata. हमें ऐसे पता है कि हमने अपनी पूरी population को क्योंकि वहाँ पे heterogeneity थी हमने उसको वहाँ पे different strata में divide कर लिया just as before. And an SRS is taken, simple random sample. I think इसको अगर मैं n कर दूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. And an SRS is taken from each stratum. Interviews are then conducted to find the proportion, that is p hat, of households in stratum 1 that view or the stratum I कर लेते हैं. बल्कि okay fine, p1 है तो so हम we will be having that is stratum 1 that view any particular show, that particular show जिसमें हम interested हैं. This p1 hat is an unbiased estimator of p1, the population proportion in stratum I. Obviously हम हर stratum के लिए अलग निकालने की बात कर रहे हैं. We conclude that NP1 is an unbiased estimator of the total number of households in stratum 1 that view this particular show. Hence, N1 P1 hat plus N2 P2 hat after NLP L hat is good estimator of total number of viewing households in the population. Dividing this quantity by 1, we obtain an unbiased estimator of the population proportion P of households viewing that particular show. So what are the estimators for this purpose? So we are having, सबसे पहले हमने estimator of the population proportion P देखना है, that is P hat ST, क्योंकि अब जो proportion निकाला जा रहा है वो stratified random sampling के लिए निकाला जा रहा है, that is 1 by N into N1 P1 hat
plus N2 P2 hat plus NL PL hat. So in short we can write it as 1 by N to sum I varies from 1 to L, I varies from 1 to L, NI PI hat, and that equation is basically 2.15. तो जब भी हमने एस्टिमेटर्स निकाले हैं तो जब भी हम कोई एस्टिमेटर फाइंड करते हैं हमेशा उसके एस्टिमेटेड वेरिएंस भी फाइंड करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. सो वेरिएंस हैट ऑफ P, अब हम ऐसा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की और सैंपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज 1 बाय n स्क्वायर, n1 स्क्वायर वेरिएंस 1 हैट P1 हैट प्लस N2 स्क्वायर वेरिएंस 2 एस्टिमेटेड वेरिएंस है, सो दैट इज P2 हैट प्लस NL स्क्वायर variance of L estimated, that is PL hat, right? And that is right. So what we can write here, that is 1 by n square sum I varies from 1 to L n I square variance I hat into P I hat, right? So हमारे पास यहाँ पे variance of P अपने हमने जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यूज किया था, वी डू रिमेंबर दैट दिस इज 1 by n स्क्वायर सम I वेरीज फ्रॉम 1 to L n I स्क्वायर इनटू, अब हम यहाँ पे वेरिएंस ऑफ PI की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज NI माइनस NI डिवाइडेड NI इनटू PI हैट QI हैट डिवाइडेड NI माइनस 1, and this is going to be equation 2.16, right? Now bound on the error of estimation, that is going to be obviously अगर हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस एक दफ़ा आ जाता है तो फिर हमारे लिए उसका बाउंड ऑन एरर निकालना जो है वो कोई इतना खास कुछ साइंस नहीं रह जाती. दैट इज 2 estimated variance of P hat ST, that is going to be 2, and variance की पूरी वैल्यू हम अंदर ले जाते हैं, दैट इज 1 over n square sum I varies from 1 to L NI square into NI minus NI divided NI into PI hat QI hat divided NI minus 1 and whole under the root. That is going to be the bound on the error of estimation. अब हमने यहाँ पे ना सिर्फ यह कि इन चीज़ों को देख लिया, हमने यहाँ पे इनके रिलेशंस तो बता दिए, बट अब हम इनके ऊपर कोई एग्जांपल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए किस तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशन अराइज हो सकती हैं एंड हाउ टू टैकल दो सिचुएशन. हियर कम्स एग्जांपल 2.12 व्हिच इज द एडवर्टाइजिंग फर्म. सेम ओल्ड एग्जांपल हमारे पास चल रही है 2.2 जो कि हमने स्टार्ट की थी किसी ज़माने में भी 4-5 लेक्चर्स पुरानी बात हो रही है. So, the advertising firm wanted to estimate the proportion of households. ज़हन में रखिएगा, इससे पहले हम एवरेज की बात करते थे या टोटल की बात करते थे, बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोपोर्शन एंड दिस वर्ड बेसिकली विल गाइड यू कि आपने वहाँ पे करना क्या है. ओके, द एडवर्टाइजिंग फर्म वांटेड टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स इन द काउंटी ऑफ एग्जांपल 2.2 दैट व्यू शो X. कोई एक शो है X, राइट? The county is divided into 3 strata. जैसा कि हमें इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है. हमने वहाँ पे काउंटी को 3 strata में डिवाइड किया हुआ है, टाउन A, टाउन B and the rural area. The strata contains, वही हमारे पास अगेन ऑल डेटा है, N1 is equal to 155, N2 is 62, N3 is 93 households respectively. A stratified random sample of N is equal to 40 households is chosen with proportional allocation. Okay, in other words, a simple random sample is taken from each stratum. The sizes of the sample are N1 20, टाउन A से हमने 20 लिया, टाउन B से हमने 8 लिए एंड रूरल एरिया से हमने वहाँ पे 12 का जो थे हाउस होल्ड्स हमने वहाँ से पिक किए. और आप देख सकते हैं कि ये जो सैंपल्स लिए गए हैं, ये जैसा कि अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि वी हैव टेकन अ सैंपल
with respect to proportional allocation, तो well n1 is the highest, so हमने n1 में से sample भी highest लिया है. n3 is the second highest, हमने n3 भी यहाँ पे second highest sample लिया है, whereas n2 is 60, so हमने वहाँ पे जो n28 लिया है ये भी हमारे पास उसी के accordingly लिया गया है. Interviews are conducted in the 40 sampled households. Results are shown in table on next slide. Estimate the proportion of households viewing show X and place a bound on the error of estimation. So here comes, we are having 3 stratums, right? That is stratum 1, 2 and 3, and in fact अगर मैं यहाँ पे इसको और थोड़ा सा neat कर दूँ, so that is basically town A, and bracket दूसरी भी बंद करनी होती है I think, town B, right? And this is rural area, right? So 28 and 12 ये भी हमें पता है. Number of households viewing show X. अब ये हमारे पास यहाँ पे एक नई चीज आई है, that is 16, that is 2 and 6. So हमने simply यहाँ पे इनका proportion निकाल दिया, that is 16 by 20, right? And 2 by 8, and this is 6 by 12. So we got these values here, right? So अब हमें यहाँ पे करना क्या था, that we have to estimate the proportion of households viewing show X and place a bound on the error. So इसका मतलब ये है, the estimation of the population is that by using equation 2.15. Okay, so we can say that using equation 2.15, P hat ST is equal to 1 by 310 155 into 0.80, then plus 62 into 0.25 I think, then plus 93 into 0.50, और अगर आप इसको solve कर लें you will get 0.60. So now using equation 2.16, because हमने अगर यहाँ पे bound on the error of estimation find करना है, तो for that first we will have to find out the variance values. Okay, so to find out the variance values we are having variance of P1 hat कर लें या whatever जो भी कर लेते हैं, that is going to be N1 minus N1 divided N1 into P1 hat Q1 hat divided N1 minus 1, that is 155 minus 20 divided 155 into 0.80. अगर P 0.80 तो obviously हमें पता है कि P plus Q always equals 1, so Q is equal to 1 minus P. This is going to be 0.20 and divided 19, because N1 जो है that is 20, so this is going to be 0.871 into 0.008, and if you multiply it you will get answer 0.007, right? अब हम इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा वेरिएंस भी फाइंड कर लेंगे, that is going to be variance of hat P2 hat, that is estimated variance. This is going to be N2 minus N2 divided N2, and this is P2 hat Q2 hat divided N2 minus 1, and this applies that 62 minus 8 divided 62, and into 0.25 is the value of P, so this is going to be 0.75 as a Q, and there are 8, and so N2 minus 1 is 7, so that is going to be 0.024, right? Similarly अगर हम यहाँ पे इसके तीसरे का भी फाइंड कर लेते हैं, that is P3, अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर दूंगा. This is going to be 93 minus 12 divided 93 into 0.5, P भी 0.5 है तो obviously Q भी 0.5 होगा, divided 12 था तो this is going to be 11, so if you solve it you will get answer 0.20, right? Now
चूँकि हमने बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन करना है तो यूजिंग इक्वेशन 2.17 नो फर्स्ट वी विल फाइंड 2.16 पहले हम वेरियंस फाइंड करेंगे सो वेरियंस ऑफ पी हैट एस टी दैट इज इक्वल टू 1 by n square some I varies from 1 to 3 ni and variance hat and this is equal to 1 over 3 10 square 155 square multiplies 0.007 plus 62 square into 0.024 plus 93 square into 0.020 and I think this is 0.020 okay. Now if you solve it you will get 0.0045 then the estimate of the proportion then the estimate of the proportion of households in the county that view show X with the bound on the error of estimation is given by two variance of P hat ST, right? But we are not going to use this now. We will use interval approach and that is going to be P hat ST plus minus 2 variance of P hat ST and this is obviously estimated and that is under the rule. So this is going to be 0.60 plus minus 2 0.0045 and if you solve it you will get the answer something 0.60 plus minus 2 right into 0.07 and that means 0.60 plus minus 0.14 right. So what is the conclusion for this example? The bound on the error in this example is quite large. You can have a look. The bound is very large. In fact, आप इसको points में मत देखिएगा. आप इसको with respect to proportion सोचें. तो जब मैं इसको solve करूँगा, that is उसका जो upper bound आएगा, that is going to be 0.74 और जो lower आएगा, that is going to be 0.44. तो this is basically very large. We can reduce this bound and make the estimator more precise by increasing the sample size. Well, अगर आप इसको और थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो फॉर दैट यू नीड टू इंक्रीज योर सैंपल साइज बट हमें एट द सेम टाइम ये भी पता है कि इंक्रीज सैंपल साइज हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल हमारे नहीं होता या हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते. द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अ सैंपल इज कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन. हमारे पास जो अगला सेक्शन है हम बेसिकली उसमें वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट कितना सैंपल साइज हमें वहाँ पे चूज करना चाहिए और ऑब्वियसली लॉजिक्स जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लॉजिक्स आर ऑलमोस्ट सेम. दैट इज selecting the sample size and allocating the sample to estimate the proportion, right? So to estimate a population proportion, we first indicate how much information we desire by specifying the size of the bound. The sample is chosen accordingly. So जब कभी भी, in fact not only in proportion, हम अमूमन यही करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितनी information चाहिए, right? और उसके पीछे क्या लॉजिक होती है जब हम इंफॉर्मेशन की ना क्वांटिटी या क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, इनफैक्ट क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो वो बेसिकली यहाँ पे रिलेट कर रही होती है आपके बाउंड ऑन द एस्टिमेशन के ऊपर, बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन, राइट?
देन उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे सैंपल साइज को चूज किया जाता है. द फॉर्मूला फॉर द सैंपल साइज n फॉर अ गिवन बाउंड b, हाँ अगर आपके पास बाउंड स्पेसिफाइड है दैट इज b ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन is the same as equation 2.8 except that is quite same. जो हमने 2.8 में देखा था फॉर्मूला वो सेम है, सिर्फ हमने पॉपुलेशन वेरिएंसेस को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया विद द PI into QI. सो दैट इज द अब हमारे पास एस्टिमेटर्स आ जाते हैं. दैट इज द एस्टिमेटर approximate sample size required to estimate P with a bound B on the error of estimation. This is going to be n is equal to sum I varies from 1 to L Ni Pi Qi divided W n square D plus sum I varies from 1 to L Ni Pi Qi and I name it as a 2.18. और देखिए जैसे आपकी 2.8 इक्वेशन थी, दिस इज क्वाइट सेम, सिर्फ चेंज हमने क्या किया है, चेंज यहाँ पे हमने पॉपुलेशन वेरिएंस की जगह पे Pi इंटू QI से उसको हमने रिप्लेस कर दिया है. वेयर यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ों को देख लेते हैं. वेयर WI इज बेसिकली इज द फ्रैक्शन of observations allocated to stratum I and Pi is the population proportion for stratum I and obviously D के बारे में आपको पता है, that is basically B square by 4, right? The allocation formula that gives the variance of P hat ST equal to some fixed constant at minimum cost is the same as equation 2.9 with the sigma I replaced by Pi Qi under the root, right? So here we are having approximate allocation that minimizes cost for the fixed value of the variance of P hat ST or minimizes the variance of P hat for stratified for a fixed cost. Okay, that is again बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहे हैं जैसा कि हमने इससे पिछले सेशन में हम लोग चले थे. So this is going to be Ni is equal to Ni, यहाँ पे कॉस्ट का फैक्टर भी आ गया पिक्चर में, राइट? ये देखिएगा QI by CI अंडर द रूट. और आप इन फॉर्मूलों को आपने लाजमी जाके रिलेट करने की कोशिश करनी है. जाना तो खैर आपने कहीं नहीं है, यू नॉट इन फिजिकल कैंपस, लेकिन आपने इसको पिछली साइड्स में जाके देखना है कि ये फॉर्मूले किस चीज़ के साथ इनकी मैचिंग हो पा रही है. एंड दिस इज N1 P1 Q1 divided C1 and this is under the root, so plus N2 P2 Q by C2 under the root and then plus so on NL PL QL divided CL, right? So this is going to be I think यहाँ पे N भी होना चाहिए था exactly. So this is N because यहाँ okay fine, this is okay, this is Ni Pi Qi by Ci divided sum K is equal to 1 to L Nk Pk Qk by Ck under the root, and this equation will be called 2.19, where Ni denotes the size of the ith stratum, this Ni, okay. Pi denotes the population proportion for the ith stratum and Ci
denotes the cost of obtaining a single observation from the ith stratum. This is quite same जैसे कि हमने I think 2.8 नाम था उस equation का 2.8 2.9. I just go back and check that. देखें उन दोनों की shapes में आपको कोई भी खास फर्क नजर नहीं आएगा, right? So here comes example 2.13 and let's have a look on that, and then we will try to understand the concept of the proportion with the help of this example. The data in the table on the next slide were obtained from a sample conducted last year. The advertising firm now wants to conduct a new survey in the same county to estimate the proportion of households viewing show X. उसी show X की बात हो रही है. हमने पिछले साल भी उसके ऊपर एक सर्वे करवाया था, उसका डेटा भी उसने आपको दे दिया है. अब वो इस साल वो एक नया सर्वे करवाना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि उस एक शो की रैंकिंग कैसी है. Although the fractions P1, P2 and P3 that appear in equation 2.18 and 2.19 are unknown, they can be approximated by the estimates from the earlier study. That is, P1 hat is equal to 0.80, P2 hat is equal to 0.25, whereas P3 hat is equal to 0.50. The cost of obtaining an observation is $9 for either town and $16 for the rural area. हम ये डेटा भी इससे पहले एग्जांपल्स में यूज कर चुके हैं. दैट इज C1 is equal to C2 is equal to 9, whereas C3 is equal to 16 for the rural area. That is वही आगे से मेंशन भी कर दिया है. The number of households within the strata are N1 like 55 and 62 and 93. The firm wants to estimate the population proportion P with a bound on the error of estimation equal to 0.1. देखिए हमने यहां पर भी अगेन देखें दैट एस्टिमेशन एरर हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया. फाइंड द सैंपल साइज n एंड द स्ट्रेटा सैंपल साइजेस. सो दिस शुड बी आई थिंक सैंपल साइजेस which is n1, n2 and n3 that will give the desired bound at the minimum cost. So this is the old data for initial example. हमारे पास ये डेटा पहले से मौजूद है. That is n1 was 90 for stratum 1. In fact this is for town A and this is for town B and this is for rural area, right? Y1 bar is 33.900 and S1 square N1 हमारे पास ये आ गया. That is size of the stratum, that is size of the sample, that is sample mean and that is sample variance. And similarly हमने यहाँ पे तीनों स्ट्राटा के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी हुई है. एंड नाउ we have to find, that is we first use equation 2.19. let's go back and see what is equation 2.1. हम पहले इस equation को यूज करेंगे, right, to find the allocation fraction, to find the allocation fraction Wi using P1 hat to approximate P1, we have sum of I varies from 1 to 3 ni. बेसिकली हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि हम इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हम यहाँ पे पहले से फाइंड कर लें, राइट. ni into pi qi by ci under the root, and this is basically n1 p1 q1 hat divided c1 plus n2 so स्क्वायर रूट्स पे हमने डालने हैं. डोंट फॉरगेट स्क्वायर रूट, अदरवाइज आपका पूरे का पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा.
So N1 is 155, whereas P1 hat मुझे पता है 0.2 है, तो Q1 hat obviously 0.2 होगा, and cost for the town A is 9 plus this is 62, and P1 is basically 0.25, whereas 0.75 is going to be this, and the cost for the town B is again 9 plus 93, and the P is 0.5, and obviously Q is also 0.5, and the size is 16. So आप जब इनको यहाँ पे multiply divide करेंगे तो you will be having something like this, that is 62 divided 3 plus 26.846 divided 3 and plus 46.5 divided 4, and that is going to be 20.667 plus 8.949 plus 11.625, and the answer is going to be 41.241. Right? Now we have to find another quantity, that is N1, which is equal to N into N1 P1 hat Q1 hat by C divided sum I varies from 1 to 3 Ni Qi hat by C, and obviously this is under the root. So this is going to be N into 20.667 divided 41.241, right? So if you further solve it, you will get N into 0.50, and let's move ahead. Similarly, we can have N2 is equal to N into 8.949 divided 41.241 is equal to N into 0.22, and similarly N3 is equal to N into 11.625 divided 41.241, that is equal to N into 0.28, right? Therefore thus W1 is equal to 0. W1 is basically 0.50, W2 is going to be 0.22, W3 is equal to 0.28. To find out N, use equation 2.18. We need to find out sum I varies from 1 to 3 Ni square Pi Qi divided Wi, that is basically N1 square P1 hat Q1 hat divided W1 plus N2 square P2 hat Q2 hat divided W2 plus N3 square P3 hat Q3 hat divided W3. हम सिंपली जाके उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे. That is going to be 155 square into 0.8 into 0.2 divided 0.50. हमारे पास वेट मौजूद है. This is going to be 62 square into 0.25 0.75 divided 0.22 plus 93 square into 0.5 into 0.5 divided 0.28, right? So
अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 18686.46, right? Now to find out the values, sum I varies from 1 to 3 ni pi qi hat. बिकॉज हमें ये सारी वैल्यूज उस n को निकालने के लिए चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा ये वैल्यूज यहाँ पे निकालें ताकि वहाँ पे ज़्यादा कोई मैस ना बने हमारे फॉर्मूले के अंदर, राइट? सो दिस इज n1 p1 hat q1 hat plus n2 p2 hat q2 hat plus n3 p3 hat q3 hat, right? So this is going to be 155 into 0.8 into 0.2 plus 62 into 0.25 into 0.75 plus 93 into 0.5 into 0.5. So if you solve it, you will get the value of 59.675, right? So that is the value we obtained for this. Now to find D, हमें D भी चाहिए. To find D, we let two estimated variance of PST is equal to 0.1. That is a bound on error already specified. So this implies that variance of P hat for stratified is equal to 0.1 square divided 4, and this is 0.0025, and that is basically the value of D, right? So now what we have to find, we have to find n square D. So n square मेरे पास n की value is like 310 square into D की value is 0.0025, and if you solve it you will get value 240.25. Now you can use equation, now using equation 2.18, where n is equal to sum I varies from 1 to 3 ni square pi hat qi hat by wi, that is n square D plus sum I varies from 1 to 3 ni pi hat qi hat, and that becomes 18686.46, and this is 240.25 plus 59.675. By solving you will get 63 approximately, right? So hence n1, that is basically nw1, obviously n2, because ये सारी fractions हमने already निकाल ली हुई हैं. So once we have all the fractions, we have no issue at all, and we can find, let me write it here then. So this is equal to 31, this is equal to 14, this is equal to 18. In fact ये आए कैसे हैं, ये ऐसे आए हैं, that is 63 into fractions हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं 0.5. This is equal to 63 into 0.22, and this is equal to 63 into 0.28, right? So that is
Okay, so far हम यहाँ पे हमने अभी तक this was like I think highly longest example so far, but this is very interesting. Maybe थोड़ी सी lengthy आपको जरूर ये feel हुई हो. Note, if the cost of sampling doesn't vary from stratum to stratum, then the cost factor CI cancel from equation 2.19. हम again वही बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे cost factor जो है वो vary नहीं करता, यानी कि if we are having a same cost like for all of the strata, then the cost factor CI will cancel from equation 2.19, right? Let's have another look. We are having another example. Suppose that in 2.13 हमारे पास जो last example है, telephone interviews are to be conducted. Basically हम यहाँ पे special case लेके आना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि जी cost जो है वो vary नहीं करती. तो obviously हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं, if we are having a telephonic like communication, then our cost doesn't vary. Suppose that in 2.13 telephone interviews are to be conducted and hence the cost of sampling is the same in all strata. The fraction PI will be approximated by PI hat, where I is equal to 1, 2, 3. We desire to estimate the population proportion P with the bound of 0.1 on the error of estimation. Find the appropriate sample to achieve this bound at a minimum possible cost. Obviously हम इससे पहले इसी तरह का पूछा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन let's have another look on that and let us solve it. And so here we are having a solution for this, and this solution is again not so difficult. So equation 2.9 basically, equation 2.9 will be used to find out W1, W2 and W3, but all CI terms can be replaced by 1. Hence जब CI term, जब आपकी जो cost terms हैं वहाँ से वो replace कर दी जाएंगी, so we will be having some I varies from 1 to 3, Ni, Pi hat, Qi hat, that is equal to 155, 0.8 into 0.2 and plus 62 into 0.25 into 0.75. well मुझे जो याद है मैं वही लिख रहा हूँ, and गलती हुई तो आप काइंडली इसकी वैल्यूज आपके पास हैं, आप उन वैल्यूज को खुद से लिख सकते हैं, right? So if you solve it, you will get the answer, that is 62 plus 26.846 plus 46.5, and the final answer is going to be 135.346, right? N1 is equal to N1 P1 Q1 hat, and this is under the root divided some I varies from 1 to 3 Ni Pi Qi hat, this that is equal to N into 62.0 divided 135.346, that is equal to N into 0.46. So using the similar fashion we can find N2, that is going to be N into 26.846 divided 135.346, which is equal to N 0.20, and N3, that is going to be N into 46.5 divided 135.346, and that is going to be N 0.34. So W1 is going to be 0.46, W2 is going to be 0.20, and W3 is going to be 0.34, right? Using equation 2.18 और 2.12 both आप यूज कर सकते हैं, right? With जिसमें सिर्फ आपने ये करना है कि सिग्मा आई को आपने रिप्लेस कर देना है पी आई क्यू आई अंडर दी
root can be used to find n, right? Using 2.12, हम यहाँ पे 2.12 को यूज कर रहे हैं. Using 2.12 we have sum I varies from 1 to 3 ni pi qi hat, that is going to be, हम already इसको निकाल चुके हैं, 59.675 from example 2.13, right? Similarly n square d भी हमने वहाँ पे find किया था, that is 240.25, and therefore n is equal to 135.346 whole square divided 240.25 plus 59.675 which is equal to 61.02, या हम इसको approximately 62 भी ले सकते हैं या इसको 61 भी ले सकते हैं, that makes no difference. Therefore हमें so n1 is equal to nw1, that is equal to 62 into, हमारे पास यहाँ पे w's मौजूद हैं, that is 0.46, this is going to be 229, and n2, that is going to be nw2, which is equal to 62 into 0.20, that is going to be 12, and 3, that is going to be nw3, that is equal to 62 into 0.34, and that is equal to 21, right? So what is the note here? That is a closing note for आज का lecture. Answers are close to exercise or example 2.13. Change जो basically आ रही है, that change is because costs do not vary here. Okay. So आज का lecture was some sort of another extension of the previous lectures, right? और हम इसमें यहाँ पे different cases देखते जा रहे हैं stratification के, and we are trying to observe कि हमारे पास अगर cost same हो तो क्या होता है, variances same हो जाएं, vary कर जाएं, अगर हम उनको approximate करें by using sample variances or by using you can say range formula. So far हम like right now we are in the maximum depth of the stratified random sampling, right? And just trust me, this is very interesting phenomena, right? When you try to solve it, when you will feel it, थोड़ा सा आप इसको abstract level में feel करें कि you are doing this research, then how interesting it is, right? So आज के lecture को हम यहीं पे wind up करने की कोशिश करते हैं, and inshallah in the next lecture we will come back with some more examples, and I think there are few things remaining, and hopefully in the next lectures well we will wind up inshallah, हम stratified random sampling को wind up कर देंगे, right? So आज का session हमारे पास ज़्यादा तो that was quite numerical, और हमने इसमें जो 2-3 चीज़ें देखी हैं उसमें सबसे जो important चीज़ थी that was the case of proportions, right? हमने उसमें यहाँ पे देखा कि हमारे पास जब यहाँ पे केस आता proportions का, तो अगर बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बात की जाए तो सिंपली इतनी सी चेंज आ जाती है कि आप अपने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्लेस कर देते हो PI इंटू QI से, राइट? तो शायद फिर जितने फार्मूले आपको पहले से याद हैं या जो आपने पढ़े हुए हैं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं रहती. You can simply replace sigma I square with the PI QI, or like sigma I is equal to PI QI under the root. That's it. So I hope कि आज के लेक्चर में you have learned a lot and you have understood like many new things. So inshallah in the next lecture we will come up and we will finalize the stratified random sampling. So तब तक के लिए अल्लाह आपका हम नासिर हो. सो आज का लेक्चर हम इसको यहाँ पे इजीली क्लोज कर सकते हैं. सो खुदा हाफिज़.